हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। तारीख है आज 29 अगस्त और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पे होने वाली है चर्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहे जो आपके एग्जाम में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड पैसेज वगैरह आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पहला यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पोलियो से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है जिसमें डेटा दिए गए हैं किस तरीके से हमने देखा जाए तो पोलियो पे पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया है। पोलियो एक तरीके से पोलियो फ्री नेशन हो गया इंडिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ केसेस वगैरह आते रहते हैं। लेकिन क्या कारण है इसके पीछे, तो उन्हीं सब चीज़ों की यहाँ पे बात की गई है। सर्वे किया गया है किसके द्वारा? डेटा फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो कि पूरी तरीके से शो करता है शो दैट द पेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द पोलियो वैक्सीन हैज स्लोड डाउन इन इंडिया। वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो भी काफी स्लो हुआ, ठीक है। और वो चीज देखा गया है मेनली जो लास्ट डोज था, यहाँ पे कवरेज ऑफ द लास्ट डोज रिमेन्स रिलेटिवली पुअर, ठीक है। जो लास्ट आपका देने का प्रक्रिया थी कि अब इसके बाद चीजें सामान्य होंगी, ठीक है, खत्म होंगी, या लास्ट जो डोज दिया गया वहाँ पे कमी देखी गई, जिसकी वजह से कुछ केसेस निकल के सामने आए हैं। और यहाँ पे जो देखा गया है मैक्सिमम, जहाँ पे स्थिति काफ़ी पुअरेस्ट देखा गया है, लेवल काफ़ी पुअरेस्ट देखा गया है, वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है विद द लेटेस्ट केस ऑफ वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो डिटेक्ट किया गया है इन अ 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड के। पाया गया है ये वायरस टिकरी किला विलेज इन द, कहाँ पे? वेस्ट गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो ये इसलिए चर्चा में रहा काफ़ी ज़्यादा ये खबर, ठीक है, कि किस तरीके से जो पेस होना चाहिए वो काफ़ी स्लो है, जिसकी वजह से केसेस सामने आ रहे हैं, वो आगे दिक्कत हो सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को क्रिटिसाइज किया गया है, उसको बताया भी गया है किस तरीके से निपटे। कवरेज वॉज लोएस्ट अमंग द पुअरेस्ट हाउस होल्ड वेयर द एजुकेशन लेवल ऑफ द फीमेल हेड ऑफ द फैमिली वर नॉट एडवांस। यानी काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी रिमोट एरिया में आप चले जाइए, जहाँ पे ऐसे लोगों के बीच आप चले जाइए जहाँ पे एजुकेशन का लेवल काफ़ी कम है, लोग अवेयर नहीं है, तो जिनको पता नहीं है कि इसकी वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट है। या देखिए, जब आपका न्यूबॉर्न बेबी होता है तो बैक टू बैक आपके वैक्सीनेशन की प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, आपका फर्स्ट 2 मंथ्स, ठीक है, वीक के हिसाब से शुरू में लगेगा, फिर 6 मंथ्स, हर एक चीज़ के टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस, हर एक चीज़ का टीका वगैरह, वैक्सीन वगैरह लगता है ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उनके लिए क्या, जिनको इसके बारे में पता ही ना हो, जिनको पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो माँ है, मेन तो देखा जाए तो माँ बाप या फिर आसपास के लोग, वही आपको जिसे ना पता हो तो ही बता देते हैं बहन टीका लगवा लो, जरूरी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी, उसके साथ साथ यहाँ पे लो लेवल ऑफ एजुकेशन या बिना अवेयरनेस के लोग भी इससे वंचित रह जाते हैं। पिछड़ापन होने की वजह से भी इसके पीछे कारण है, इनको पता ही नहीं है कि उसका मतलब या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो वो भाई जब टीके वगैरह नहीं लगेंगे तो फिर उसका रिजल्ट भी नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो द लास्ट केस ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस इन इंडिया वाज रिकॉर्डेड इन, देखा जाए 2011 में केस आया था। उसके बाद जो ये सामने केस आया है, ये काफ़ी सवाल खड़ा कर रहा है। और यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? द प्रॉब्लम इज नॉट विद द वैक्सीन, यानी वैक्सीन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी वजह से नहीं हुआ है। यहाँ पे दिक्कत है लो वैक्सीनेशन कवरेज, यानी ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच नहीं हो पाई, या मैक्सिमम लोगों तक इसकी पहुंच नहीं हो पाई, लो लेवल इसका कवरेज रहा, यानी सभी लोग इसके दायरे में नहीं आ पाए, ठीक है। अब वो जो भी कहिए, लोग अनअवेयर हैं या एजुकेशन नहीं है उनके पास, शिक्षित नहीं है, उसके बारे में पता ही नहीं है, या वहाँ तक पहुँच नहीं हो पाई, या इधर से भी दिक्कत हो सकती है, मतलब सही तरीके से उसको ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट की एजेंसियाँ जिनके द्वारा इस प्लानिंग के तहत इसको एक्सिक्यूट किया जाता है, वो लोग नहीं पहुंच पाए टीका वगैरह, वैक्सीन वगैरह लगाने। तो देखा जाए तो मेनली यहाँ पे 4 बड़े यहाँ पे वैक्सीन हमारे यहाँ चलते हैं, चार्ट जो कि शो करते हैं कवरेज ऑफ द लास्ट डोज ऑफ द पोलियो वैक्सीन वाज लोएस्ट अमंग 4 सेलेक्ट वैक्सीन। जी देखा जाए तो पोलियो का जो वैक्सीन का लेवल था, कवरेज था, वो टॉप 4 में भी काफ़ी पीछे थे, ठीक है। जो पोलियो, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी वगैरह का टीका वगैरह लगता है ना, वैक्सीन वगैरह, हिस्टोरिकली देखा जाए तो कवरेज ऑफ द लास्ट डोज ऑफ द पोलियो वैक्सीन वाज मच हायर, ठीक है। बट इन 2019 2019-21 में देखा जाए
इट लैग्ड बिहाइंड डीपीटी एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, यानी इससे काफी पीछे रह गया। शुरुआत में देखा जाए तो स्टार्टिंग फेज में पोलियो का वैक्सीन सबसे भारी मात्रा में लगाया गया लोगों को, लेकिन 2019 से 21 के बीच में देखा जाए तो ये हेपेटाइटिस बी और आपके डीपीटी के टीके से वैक्सीन से काफ़ी पीछे नजर आया। इससे यही पता चलता है कि उसको जितनी मात्रा में पहुंचाना था, लोगों को वैक्सीन लगवाना था, वहाँ पे ये पीछे हो गया। मेन रीजन हाउसहोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द एजुकेशन लेवल ऑफ द मदर एंड हाउसहोल्ड वेल्थ, यही दो मेन कारण बताए गए हैं जो कि बड़े लेवल पे जो कवरेज का रेट होना चाहिए वो इसके पीछे कारण है। लोगों की शिक्षित ना होना, ठीक है, अनअवेयर होना, और उसके साथ साथ वेल्थ भी एक रीजन है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे स्टेट वाइज का भी यहाँ पे डेटा आपके सामने दिया गया है। अगर देखा जाए तो लो कवरेज इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लो कवरेज में, यानी पूरे लोगों तक पहुँच नहीं है, और उत्तर प्रदेश भी इस दायरे में है। जबकि देखा जाए तो उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, ये ऐसे स्टेट हैं जो 90% तक कवर हुए हैं। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 10% लोग बचे हैं, लेकिन यहाँ पे 10% भी बचना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं पोलियो मुक्त भारत हो जाए, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा, डेटा वगैरह आपके लिए काम आ सकता है। यहाँ पे दूसरा जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात की जा रही है डिजास्टर, जो आज के समय बड़े लेवल पे डिजास्टर्स आपके इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, कहीं लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, ठीक है। आप देखिए हर एक स्टेट में, अब गुजरात, बड़ोदरा, जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे भारी लेवल पे वर्षा हो रही है, पूरा सब डूबा हुआ है। फिर अभी आपने देखा यूपी, बिहार, बंगाल, हर जगह लगभग बाढ़ का सामना, केरला में भी आपने देखा ही पूरा एक तरीके से आपातकाल की स्थिति आ गई। तो इसका इतने बड़े लेवल पे जो त्रासदी हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं और बड़े लेवल पे धन जन हर चीज़ की नुकसान हो रहा है, क्या ये सच में एक देखा जाए तो डिजास्टर्स मोमेंट बनने की स्थिति अपने आप बन जा रही है, या इसके प्रति न ध्यान देना ही एक बड़ा रीजन माना जा रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैनेजमेंट हमारा बेहतर ना हो, या हम ऑलरेडी अलर्ट मोड पे न रहते हों, या हमारी टेक्नोलॉजी या क्लाइमेटिक रिस्पॉन्स जो हूँ वो कमज़ोर हो, पहले से प्रिपेयर्ड ही नहीं है, ठीक है। जो पूरा आपका देखते होंगे एनडीआरएफ वगैरह की टीम वगैरह होती है, आके रेस्क्यू पूरा बचाती, सारी चीज़ें हैं, वहाँ कुछ गड़बड़ियाँ हों, पहले से हम प्लान बना के नहीं रख रहे हैं, ऐसा अगर आ जाएगी स्थिति तो क्या होगा? अब जैसे बाढ़ आती है, या देखिए आपकी जब बारिश वगैरह होती, नालियाँ वगैरह बहना शुरू हो जाता, आप भी इतने पानी में बढ़ बढ़ के जा रहे हो, तो सरकार इसके पहले भी तो सोच सकती है ना कि बारिश आने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि ठंडी में बारिश हो जाएगी या जनवरी फरवरी में बारिश हो जाए। बारिश का एक सीजन होता है, आपको देखिए मई जून से स्टार्ट होता है और ये चलता है आपका अगस्त, ये जो इस समय तक चल रहा है, ठीक है। तो बाकी के 8 महीने 9 महीने आपके पास पूरे समय है, उसके लिए प्लानिंग कर लो। आ जाएगी तो कैसे बचना होगा, कैसे ड्रेनेज सिस्टम को सही करना होगा, वो सब किया नहीं जाएगा तो उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उन्हीं सब के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है इस आर्टिकल में। इंडिया इज इंक्रीजिंगली फेसिंग मल्टीपल लोकेशन स्पेसिफिक नेचुरल हैजार्ड्स, managing these risks effectively required well planned response and improvement in the climatic research and disaster management operations। इस पे ध्यान देना होगा। अगर जब तक हम इधर ध्यान नहीं देंगे, रिसर्च में ध्यान नहीं देंगे, हमें पहले से पता चल जाए, और पता चल जाए तो हम अपने सेल्फ मोड में आ जाएं ताकि हम अपने आप को सुरक्षित बचा सकें, या एटलीस्ट ठीक है जो बहुत बड़ा डिजास्टर आता है तो अपने हाथ में कुछ चीज़ें नहीं होती, एटलीस्ट सामना तो कर ले कि सीधा बह जाए, खत्म हो जाए, मर जाए, ठीक है। कितने लोग देखो पानी में बह जा रहे हैं, जहाँ जहाँ बाढ़ आ रही है या जहाँ जहाँ जरा सी बारिश हो जा रही है, लोगों की गाड़ियाँ बह जा रही हैं, इंसान बह जा रहे हैं, 50-50 गाय भैंस जानवर सब बह जा रहे हैं। तो क्या है ये, हम क्यों नहीं उससे सामना कर पा रहे हैं? ऐसी घटनाएं तो हमें पहले नहीं सुनने को मिलती थी, सदियों पहले नहीं सुनने को मिलती थी, जो अब स्थिति है। ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि सुनने में आ रहा है कि हड़प्पा कल्चर से, अभी आपका आर्टिकल वगैरह भी आया था, सुनने में नहीं आ रहा, कोई ऐसी हवाबाजी वाली खबर नहीं है, यानी हड़प्पा कल्चर का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफ़ी बेहतरीन था, अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे था। उससे सीख लीजिए आज के ज़माने वाले। सोचो ये हाल हो गया, 5000 साल पहले कैसे वो लोग काम करते थे, अब हमें सीखने की ज़रूरत है, हम बैठे हैं मार्स और चंद्रमा पर तो ये स्थिति आ गई दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमें क्लाइमेटिक रिसर्च और डिजास्टर मैनेजमेंट के जो ऑपरेशंस, मतलब दिक्कतें जब डिजास्टर्स सिचुएशंस आ जाती हैं तो कैसे हमें ऑपरेशन के तहत कैसे उससे निपटना होगा, तो वही बातें हो रही हैं। IMD इंडिया का जो इंडिया
मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका क्या एम होना चाहिए? एम टू इंप्रूव फोरकास्ट ऑफ वेदर हैजार्ड्स ऑल्दो अचीविंग द लोकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव डिजास्टर रिस्पांस प्लानिंग रिमेन्स अ चेंज। यानी इसका एम यही होना चाहिए कि हम पहले से ही पता लगा लें क्या होने वाला है, कितनी भारी वर्षा होने वाली है, किस तरीके से चीजें गड़बड़ होने वाली हैं, तो हम उसका पहले से फोरकास्ट कर लेंगे, पता लगा लेंगे, तो उससे हम निपटने में हमें आसानी होगी। ठीक है। उसके साथ क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट आर सीन लोकली विद वेरिंग टेम्परेचर ट्रेंड्स एंड रेनफॉल एक्सट्रीम्स, ऐसे सारी चीजें होती ना क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। देख रहे हैं आप, बिना समय बारिश हो रही है, जहां कम बारिश होती है वहां बाढ़ आ जा रही है, एक्सट्रीम लेवल पे हीट वेव वगैरह चल रहा था, देख रहे थे 50-60 डिग्री आपका टेम्परेचर नॉर्मल था, 60 तो नहीं पहुंचा लेकिन 50 प्लस रहा, 50 से नीचे रहा तो हम लोग समझते थे 35 डिग्री में है हम लोग, 35 डिग्री मॉडरेट टेम्परेचर में है, ये स्थिति हो गई थी एक समय, इतना ज़्यादा टेम्परेचर आपका बढ़ गया था। तो ये सब चीज़ें क्यों आ रही हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से। लैंडस्लाइड्स, जहाँ देखो कब पहाड़ गिर जाए, कब आप जा रहे हो घूमने फिरने, आप उत्तराखंड पहुंच गए, मनाली पहुंच गए, पहाड़ टूट के गिर गया, तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे खिलवाड़ किए जा रहे हैं नेचर के साथ। नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो भाई अपना बदला ले ही लेगा। ठीक है। तो ये सब भी हमें देखने की अब जरूरत है। रैपिड पॉपुलेशन, जो जनसंख्या ग्रोथ इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, चाइना का रिकॉर्ड हम तोड़ चुके हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब सारी चीजें जो हमारे लिए आज के समय सबसे बड़े चैलेंज के रूप में है, तो ये भी एक कारण है। ठीक है। तो रैपिड population and economic growth in India have led to increased vulnerability as people move into unsafe region prone to weather extremes, sometimes resulting in unsafe development driven by the tourism and economic activities। जब इंसान को लगने लगता है भाई हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, कहीं और चलते हैं, ठीक है, तो कहीं आप जाओगे, ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचते चले जाओगे कि पॉपुलेशन प्रेशर हो जाएगा, उस चीज़ को डेवलप करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें होंगी, तो क्या होगा, वहाँ के जो नेचर है उस पर दबाव पड़ेगा, वहाँ पे दबाव पड़ेगा तो वो क्या होगा, दिक्कत ही क्रिएट करेगा। ठीक है। डिजास्टर ही आएंगे फिर, तो आप देखोगे लाखों लोग मरेंगे या फिर वहाँ का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो डिस्पाइट हैवी इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट रिसर्च एंड फॉरकास्ट, द अपटेक ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज इन डिसीजन मेकिंग रिमेन्स लो। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, रिसर्च नहीं कर रहे हैं, पैसे की कमी है, उसके बावजूद भी हमें उस तरीके का रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरीके से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं चीज़ों पे कि हमें पहले से पता चल जाए क्या होने वाला है, या पता चल गया है वो चीज़ सामने हमारे आ गई तो हम उससे निपट लें, तो वो भी काफ़ी यहाँ पे स्लो प्रोसेस है। ठीक है। दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ लोकेशन एंड सेक्टर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड इनसफिशिएंट स्किल्ड पर्सनल टू यूटिलाइज इट इफेक्टिवली। हमारे पास उस तरीके से लोग भी नहीं हैं जो सफिशिएंट हों या उस चीज को मैनेज कर सकें, टैकल कर सकें, ये भी एक चीज लैक कर रही है। ठीक है। तो इस सारी बातें बताएं। दिस इज अ क्रूशियल नीड फॉर सेक्टर स्पेसिफिक एक्सटेंशन एजेंट्स हु कैन ब्रिज द गैप बिटवीन द क्लाइमेटिक रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस। ठीक है। टू मेक इंडिया वेदर रेडी टू क्लाइमेट रेजिलेंट। ठीक है। यानी अब हमें चीज़ों को बेहतर करनी पड़ेगी, लोकल लैंग्वेज में भी सारी चीज़ों को ले आनी पड़ेगी ताकि लोग समझ सकें, लोगों को बताया जा सके, रिसर्च प्रोसेस बेहतर हो सके, लोगों की सेफ्टी को बेहतर बनाया जा सके, और इस तरीके से आपदा डिजास्टर चीज़ें सामने आने पे उससे निपटा जा सके। बेहतर होगा कि हम क्लाइमेट को अगर बेहतर कर लें, जो आज के समय सस्टेनेबल की बात होती है, उसको अगर फॉलो कर लें तो काफ़ी हद तक हम इससे बच सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द साइलेंट डेमोक्रेटिक बैकलैश इन साउथ एशिया। अभी हाल ही में आप देखिए ना, इसके ऊपर बैक टू बैक ढेर सारे आपके एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स वगैरह सब दिए जा रहे हैं। तो एक बार अच्छी पकड़ हो गई इस पूरे मुद्दे पर कि जो साउथ ईस्ट आपके एशिया में चल रहा है, चाहे वो आप रिसेंट कंट्रीज में देखे होंगे, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, तो अक्सर आपने देखा है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिली हैं, और कुछ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं दिक्कतें कि वहाँ की सरकार तक गिर गई है, सरकार तक बदल गई है, सत्ता बदल गई। तो उन्हीं सब के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडिया हैज़ बीन सीन एज द मॉडल ऑफ अकाउंटेबल डेमोक्रेसी। इस बीच ये भी देखा गया है कि इंडिया में उस लेवल का
एटोक्रेसी देखने को नहीं मिली जो अदर कंट्रीज में देखने को मिली। लोग सड़कों पे आ गए, सरकार तक गिरा दिए। तो यहाँ पे इंडिया कहीं कहीं उन चीज़ों को बचाने में भी कामयाब हुआ है, जो कि पाकिस्तान वगैरह में देखिए कब सरकार बदल जाए। आप देखिए बांग्लादेश में देखिए, वहाँ की जो आर्मी थी पूरी तरीके से, पाकिस्तान और श्रीलंका में पूरी तरीके से आर्मी के हिसाब से सब कुछ होता है। देखिए वहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी और आपके बांग्लादेश में भी सरकार गिराने में कामयाब हुई। तो इसके बीच यहीं पे ही बात की जा रही है कि इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड अ शिफ्ट टुवर्ड्स एन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से यहाँ पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में भी कन्वर्ट होते देखा गया है, शिफ्ट होते देखा गया है। जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो भी अपने हिसाब से मनमानी ढंग से काम करते देखे गए, जो कि एक अच्छी बात नहीं है एक फुल फ्लेज डेमोक्रेटिक नेशन के लिए। ठीक है, इन पाकिस्तान डिस्पाइट मिलिट्री इंटरवेंशन देयर हैज बीन अ ग्रोइंग एडवोकेसी फॉर डेमोक्रेसी अमंग द सिटीजन्स। अक्सर हम पाकिस्तान में देखते रहते हैं ना कि आर्मी के ही हस्तक्षेप इंटरफेरेंस चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो आम नागरिक हैं, उनको भाई लोकतंत्र चाहिए। ठीक है, उनको विश्वास है किस पे, डेमोक्रेसी में। उसकी एडवोकेसी भी होती रहती है, बार बार उसकी बातें होती रहती हैं, लोगों को उस पर विश्वास है, तो उसका लेवल भी काफ़ी ग्रोइंग फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। और दोनों कंट्रीज में देखा जाए, बोथ कंट्रीज आर विटनेसिंग सोशल फोर्सेस सीकिंग टू रिक्लेम डेमोक्रेटिक स्पेसेस थ्रू इलेक्टोरल आउटकम्स एंड पब्लिक प्रोटेस्ट। ये तो सबसे बड़ा हथियार है भाई, हमारा वोटिंग देने का अधिकार है। ठीक है, प्रोटेस्ट अगर हमारे साथ सरकार गलत करेगी तो हम सड़कों पे आएंगे। ठीक है, तो ये सब सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। और भारत और इंडिया के बीच डेमोक्रेटिक फॉर्म को, खैर हमें ज़्यादा इनसे तुलना भी नहीं करनी चाहिए, हमें तो उस डेमोक्रेटिक नेशन से तुलना करना चाहिए जहाँ पे आप अपने हेड ऑफ स्टेट या अपने जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकें कि हमने आपको चुन के भेजा है तो हमारा रिजल्ट कहाँ है, आपने हमारे लिए कितना काम किया है, जो गड़बड़ किया है क्यों किया है। ये होना चाहिए असली डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब थोड़ी ना आप सवाल करें आपको जेल में डाल दें। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही थी, मुझे लगता है ज़्यादा आगे बढ़ गया है। और शॉपिंग किसके बारे में बात है यहाँ पे, टीबी के बारे में, पोलियो के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे आपके ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी भी। देखिए काफ़ी हद तक देखा जाए तो दुनिया में इंडिया बियर्स ओवर अ क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल टीबी बर्डन। चौथाई देखा जाए तो पूरे दुनिया का जितने भी दुनिया भर में मरीज हैं वो अपने यहाँ ही हैं। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है, किस तरीके से सरकार इससे निपटने की कोशिश कर रही है या इसको कम करने की कोशिश कर रही है, क्या क्या चीज़ें हमें और एडवांस करना होगा, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना होगा, एक्सरे मशीन्स को बेहतर करनी होगी ताकि चीज़ें डिटेक्ट हो सकें और डिटेक्ट होने के बाद उनकी अच्छे से इलाज किया जा सके। तो इंडिया बियर्स ओवर अ क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल टीबी बर्डन, illustrating द क्रिटिकल नीड फॉर इनोवेशन एंड deployment of proven technologies in its elimination efforts। अगर हमें इसको ख़त्म करना है जड़ से तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करना होगा, अपनी जो प्रोसेस है उसको बेहतर करना होगा, उसको डिटेक्शन की प्रोसेस को, ताकि हम उसको डिटेक्ट कर सकें और उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकें। इंडिया विल सून इंट्रोड्यूस द WHO recommended shorter regimen for drug resistant TB which is safer and more efficient with a higher treatment success ratio है इसका of 89% compared to 68% with the current regimen। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का जो WHO द्वारा प्रमाणित जो दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, उनके द्वारा अगर हम ट्रीटमेंट कर देंगे तो जो हमारा सक्सेस रेशियो है वो भी काफ़ी बढ़ेगा, 89% तक पहुंच जाएगा, जो आज के समय में 68% हमें देखने को मिलता है। और इससे जो हमारी सेविंग होगी वो लगभग $740 मिलियन की बचत होगी इससे, अगर 3 से 4 टैबलेट डेली एक मरीज खाता है। ठीक है, 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने तक टीबी वगैरह की दवा चलती है, 6 महीने बाद आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लेवरेजिंग GIS मैपिंग, एडवांस डायग्नोसिस टेक्नोलॉजीज में बात की जा रही है, किस तरीके से हम इसको बेहतर कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज के हेल्प से। ठीक है, AI ड्राइवन पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स वगैरह अगर रहेंगी तो चीज़ें जल्दी डिटेक्ट होंगी और डिटेक्ट होने के बाद उसका जो इलाज होगा वो काफ़ी बेहतर। अगर मर्ज की पता चल जाए, अगर आप जड़ तक चले जाएं तो आप उसका इलाज संभव है, उसकी दवाइयाँ हैं। ठीक है, और वो आपको जल्द से जल्द उस चीज़ को हम राहत
दे सकते हैं। एक्सपैंडिंग द यूज ऑफ रैपिड molecular test over traditional method is critical for faster detection and drug resistant profiling, improving treatment outcomes। यहाँ पे यही बातें की जा रही हैं कि जितना बेहतर हमारा क्या होगा, टेस्ट होगा, जितने बेहतर हम उसको डिटेक्ट करेंगे उतने ही बेहतर हम इलाज कर पाएंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे आपके गुलेरिया साहब जो पहले एम्स के डायरेक्टर हुआ करते थे, अब यहाँ पे मेदांता इन्होंने ज्वाइन किया है। तो आपने देखा ना, कोरोना टाइम में खूब आते थे हम लोग को, बताते थे ऐसा करो बेटा, ऐसा करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन ट्रायल। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने के कविता जो बीआरएस की लीडर हुआ करती थी, इनको बेल दिया, ग्रांट कर दिया बेल टू बीआरएस लीडर के कविता, स्पॉट लाइटिंग द मिसयूज ऑफ जुडिशियल प्रोसेस एंड अरेस्ट टू टारगेट पॉलिटिकल अपोनेंट्स। यहां इनका मतलब कहने का यही है, किसका, सुप्रीम कोर्ट का, कि क्यों आप बिना अच्छे तरीके से जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो किए बिना किसी पे बस जो चाहे इल्ज़ाम लगा दो, किसी बड़े नेता सेलिब्रिटी को उठा के जेल में डाल दो, बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी ठोस सबूत के। यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत ज़्यादा हाई कोर्ट को भी फटकार लगाई है कि भाई साहब आप क्यों नहीं छोड़े, क्यों नहीं बेल दिए। जबकि यहाँ पे पीएमएलए में जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें कहा गया है ना कि जेल जब तक आपका साबित नहीं होगा जुर्म, तब तक आपके ऊपर मुकदमा रहेगा, आप जेल वगैरह में ही रहेंगे, आप आज़ाद नहीं हो सकते। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया कि बेल तो एक नॉर्म्स है, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप जेल में डाल दिए। दिल्ली गवर्नमेंट लिक्वर पॉलिसी केस एलिजिंग करप्शन warrants through investigation, but agencies focus on imprisoning political figures before trial। ईडी और सीबीआई यही तो की ना, पकड़ के बस जेल में डाल दो। कोई बाहरी चलता आदमी कह दिया हमने केजरीवाल को रिश्वत लेते देखा है, चलो केजरीवाल अंदर चलो, ये नहीं देखेंगे कि वो कह कौन रहा है, कितना सही है, कितना उसके पास सबूत है, क्या जेन्यून है या नहीं, क्या उसको जबरदस्ती उससे बयान लिया जा रहा है, ये इस पे फोकस नहीं है। बस तुम बस किसी को ही जिसका चेहरा बड़ा हो, जो बड़ा पार्टी का हो, मेनली यहाँ पे देखिए साफ साफ कहा ना, अपोनेंट पार्टी को आप टारगेट कर रहे हैं, अपोनेंट लीडर्स को आप टारगेट कर रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो जज कौन है, बी आर गवई एंड के वी विश्वनाथन क्वेश्चन द फेयरनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड यूज ऑफ सम सस्पेक्ट्स एट विटनेस और अप्रूवर्स। यहां पे जज साहब ने कहा है कि कम से कम आप ठोस सबूत के साथ, ठोस गवाहों के साथ ही आप आगे बढ़ें, नहीं तो फिर ये एक तरीके से दिक्कत करेगा। द जुडिशरी रिकॉग्नाइजिंग अटेम्प्ट्स टू मिसयूज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको आप पीएमएलए कहते हो, टू कीप अपोनेंट्स इन द जेल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है, वही ना कि अपोनेंट्स पार्टी के लीडर्स को आप जेल में डाल रहे हो, एक तरीके से गलत है, मिसयूज है। द सुप्रीम कोर्ट प्रीवियसली ग्रांटेड बेल टू जीएल, आपका दिल्ली के सीएम केजरीवाल को देखिए बेल मिल गई थी, अभी आए थे बीच में डेप्यूटी सीएम सिसोदिया जी बाहर ही चल रहे हैं बेल पर। तो ये प्रोसेस है, एक नॉर्म्स है आपका कानून का, तो ऐसा नहीं है कि जो जेल में जाएगा वो बाहर ही नहीं निकलेगा। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट को भी क्रिटिसाइज किया गया है फॉर नॉन ग्रांटिंग बेल टू के कविता अंडर द पीएमएलए प्रोविजन विच अलाउज बेल फॉर वीमेन, जबकि यहाँ पे अलाउ है महिला को ग्रांट देना, बेल देना, लेकिन यहाँ पे चीजें नहीं की गई। ठीक है, और इनको क्या बोला जा रहा है, कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई एंड ईडी वाज सफिशिएंट फॉर ग्रांटिंग बेल एंड इंस्टीड ऑफ अपोजिंग बेल। ठीक है, यहां पे कहा जा रहा है कि आप सारा जांच पड़ताल करते हैं, जो कि चीजें आपके पक्ष में थी कि आप बेल वगैरह दे सकते हैं, मतलब जांच पड़ताल के तहत चीजें अगर उचित होता तो दिया जाता है, ना दिया जाता, लेकिन आपने उसको ध्यान नहीं दिया। किसको कहा जा रहा, सीबीआई ईडी वगैरह को आपने ध्यान दिया। एजेंसीज शुड फोकस ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग केसेस एंड कंक्लूडिंग ट्रायल्स प्रॉम्प्टली। ठीक है, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी बोला जा रहा है, जो सरकारी वकील होते हैं वो भी तो जो सीबीआई ईडी कह रही है उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुड प्रायोरिटाइज कंक्रीट एविडेंस एंड रिलायबल टेस्टिमोनी ओवर गेनिंग मीडिया अटेंशन बेस्ड सेंसेशनल हेडलाइंस। केजरीवाल पीएमएलए के तहत गिरफ्तार, घोटाले में मनीष सिसोदिया शराब घोटाला में गिरफ्तार, तो ये सब होता ना सेंसेशनल। भाई डिप्टी सीएम जा रहा है, सीएम जेल जा रहा है, आपका क्या कहते हैं
सत्येंद्र जैन जेल जा रहा है, या दूसरे स्टेट के देखिए सीएम जेल जा रहे हैं, इनको पता है किसी में फंसाएंगे तो बाहर निकल नहीं पाएंगे, तो हेडलाइन बन रही है, बदनाम किया जा रहा है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी, उसको भी एविडेंस, ठोस सबूत इकट्ठा करे और उस पर फोकस करे, ना कि अपना नाम बनाने। ठीक है, अभी हाल ही में आपने देखा पीएम जन धन योजना को कल पूरा हो गया पूरे 10 साल, तो उस पर यहाँ पे आपको चर्चा होना ज़रूरी है। 10 साल पूरा हुआ, इस पर पैसेज वगैरह भी, क्वेश्चंस वगैरह भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री धन जन योजना ने 10 साल पूरा कर लिया। 53 करोड़ 53 करोड़ बेनिफिशरीज यानी अकाउंट्स होल्डर्स हो चुके हैं अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना। जैसा कि आपको पता है फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम था, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अकाउंट्स खोलने की बात की गई थी। तो देखिए यहाँ पे मोर देन आपकी 53 करोड़ लोगों की अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। तो यहीं पे प्रधानमंत्री जी ने बोला, धन जन योजना हैज बीन पैरामाउंट टू बूस्टिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड गिविंग डिग्निटी टू करोड़ ऑफ पीपल स्पेशली वीमेन, यूथ एंड मार्जिनलाइज्ड कंट्रीज। वो सभी गरीब लोग, वो सभी मार्जिनलाइज्ड लोग जो अपने यहाँ पे हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। उनका अपना अकाउंट होगा, उनके खाते में पैसे जाएंगे, डिजिटलाइज्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रही बात की जा रही है, क्या किसने बात किया है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि जनधन मोबाइल आधार ट्रिनिटी enable swift, seamless and transparent transfer of benefits of welfare schemes to eligible beneficiaries and promoted digital payments। यानी जिसके पास अकाउंट्स होगा उसके अकाउंट्स में देखिए क्या होगा, सीधे अकाउंट में डायरेक्ट आपके खाते में पैसे जाएंगे। ठीक है, सरकार की तरफ से देखिए मिलता रहा है ना, किसान सम्मान निधि योजना, मतलब जितने भी सरकार की योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसके तहत जो भी पैसे वगैरह हैं, सब्सिडी वगैरह के पैसे वगैरह सब सीधा डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा, तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। ठीक है, आप डिजिटलाइज हो जाएंगे। और लास्ट 10 ईयर्स में देखा जाए तो प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 53 करोड़ 13 लाख अकाउंट आपके ओपन हो चुके हैं। और यहाँ पे और भी डेटा वगैरह देखिए, आउट ऑफ 53 करोड़ अकाउंट्स में 55.6% लगभग देखा जाए तो 30 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स क्या हैं? वीमेंस हैं, महिलाओं को भी यहाँ पे पूरी तरीके से मौका दिया जा रहा है। एंड 66% या 35 करोड़ जनधन अकाउंट्स आर इन रूरल और सेमी रूरल एरिया, मतलब गांव या रिमोट एरिया में लोगों के अकाउंट खोले गए हैं। टोटल जो पैसे जमा हैं इन 53 करोड़ अकाउंट्स में लगभग 2,31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। ठीक है, और ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर एक अकाउंट में लगभग 5,000 रुपए भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी ट्रांजैक्शंस वगैरह भी देखिए कितने ढेर सारे बढ़ गए। 2019 में जो आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन था लगभग 2300 करोड़ था, अब 2024 में यही बढ़ के 16,000 ट्रांजैक्शन हो गए हैं। यूपीआई भी देखिए 13,000 ट्रांजैक्शन हो चुका है। तो इससे पता चलता है कि लोगों का जो अकाउंट खोला गया, जनधन खाता खोला गया, इससे कितना ज़्यादा लोग अकाउंट होल्डर हुए, फिर डिजिटल पेमेंट हो गया, या उनका एक इम्पॉर्टेंट उनके लिए एक अकाउंट हो गया जिसमें सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका उनको लाभ मिल रहा है, जुड़ रहे हैं। आप कहीं पर देखिए सब्जी मंडी में चले जाओ, गांव में चले जाओ, हर जगह डिजिटल पेमेंट हो रहा, कैश लेके चले जाओगे उतना ही बचा रहेगा। ठीक, खर्चा ही नहीं होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और एक ट्रांसपेरेंसी भी काफ़ी हद तक हुआ है। खैर, जितना भी ट्रांसपेरेंसी की कोशिश की जाए, लूप होल्स का फ़ायदा हमारे यहाँ के लोग निकाल ही लेते हैं। तो जितना ज़्यादा डिजिटल उतना ज़्यादा साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड वगैरह देखो कितना लोगों की चपत लगा रहे हैं लोग बैठे बैठे। तो भी एक तरीके से बड़े लेवल पे भी चल रहा है। खैर, काफ़ी हद तक यहाँ पे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, तो ये इसके लिए सही बात है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बेहतर चल रही होगी। अब समय ज़्यादा नहीं रह गया है, गिने चुने अब दिन रह गए, महीने नहीं रह गए, दिन रह गए। तो इन दिन को अच्छे तरीके से, आने वाले जो आपके पास मंथ हैं इनको यूटिलाइज़ कीजिए, दिनों को यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक्स लगाइए। अभी क्रैश कोर्स वगैरह भी आपका स्टार्ट हो रहा है, उसमें इनरोल कीजिए। अगर साल भर के प्लान में आप नहीं थे, कोर्स प्लान में नहीं थे, तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आप अच्छा परफॉर्म करोगे और आपसे काफ़ी उम्मीद भी। ठीक है बच्चों, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें आई क्वांटा के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड लक।